A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। तो ये इसका पार्ट 3 है और ये इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज। इस चैप्टर को ख़त्म करने के साथ साथ मैं अपनी साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को मैं फिनिश कर रही हूँ। तो मैंने आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक साइंस एनसीईआरटी को काफ़ी एलेबोरेटली पढ़ाया है। जिन लोगों को भी साइंस एनसीईआरटी प्रिपेयर करना है फॉर वेरियस एग्जाम्स, तो मेरी ये पूरी सीरीज़ को आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटीज़ को पढ़ाया है, साइंस एनसीईआरटीज़ को, तो उन सब के लिंक जो है आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो उन सबको वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है अबाउट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो हम एनवायरमेंटल इश्यूज़, तो हम एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला इशू है पॉल्यूशन। तो हमने बात किया था पॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने डिटेल में बात किया था कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं और किस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। हमने कैटालिटिक कन्वर्टर, स्क्रबर, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। मैंने आपको ये 1-2 चार्ट्स दिए थे जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं इस टॉपिक को। फिर हमने बात किया था अबाउट द वाटर पॉल्यूशन, हमने वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज़ के बारे में बात किया। फिर हमने डिटेल में बात किया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में एंड यूट्रोफिकेशन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एज अ कंसेप्ट को समझा था पार्ट 2 में। मैंने आपको बताया था एल्गी ब्लूम क्या होता है और इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की और इकोसान टॉयलेट्स के बारे में हमने बात किया। तो आज इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं? अभी तक हमने बात किया एयर पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट वाला पॉल्यूशन। तो सॉलिड वेस्ट जो है म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकता है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट के अंदर क्या आता है? वेस्ट फ्रॉम होम, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज बाय म्यूनिसिपैलिटी, वो सब आता है म्यूनिसिपल वेस्ट। तो इसके अंदर सब कुछ होता है, पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, राइट। फिर हम बात करेंगे जो बर्निंग है, जो सॉलिड वेस्ट है, जनरली इसको लोग किस तरीके से डिस्पोज करना पसंद करते हैं? इसको बर्न करके डिस्पोज करना पसंद करते हैं। लेकिन बर्निंग से क्या होता है? बर्निंग से वॉल्यूम ज़रूर रिड्यूस हो जाता है वेस्ट का। मतलब अगर 100 किलो कचरा है, आपने उसको जला दिया, तो उसकी राख हो सकता है सिर्फ आपको 5 से 10 किलो के बीच में मिले, बट उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है? पहली बात तो कंप्लीट प्रोसेस नहीं होता वो बर्निंग, और दूसरी बात उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को फिर फर्दर पॉल्यूट कर सकती हैं, ठीक है। ओपन डंप्स पे डाला जाता है कचरे को, उसको ब्रीडिंग ग्राउंड्स और रोडेंट वगैरह सब लग जाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स का यूज़ किया जाता है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वो सब्स्टिट्यूट का काम करती हैं बर्निंग डंप्स के। सैनिटरी फील्ड्स क्या होती हैं? अगर आपको कोई कचरा जो है उसको जलाना नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे साइट्स में खड्डे खोद खोद के उसके अंदर वेस्ट को भरना शुरू कर देते हैं, और एक जब वेस्ट बढ़ जाता है तो उसको सील कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि भाई ये क्लोज किया गया फॉर एग्जांपल 2010 में। तो इसका मतलब है कि भाई इसको 20 साल लगेंगे, कम से कम इसको 20 साल के लिए ओपन नहीं करना है, ताकि इसका डिग्रेडेशन प्रोसेस आराम से हो जाए। तो डिप्रेशन और ट्रेंच के अंदर इसको डाला जाता है। इस टॉपिक के बारे में भी हमने क्लास 9 और 10 में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि सैनिटरी लैंडफिल्स किस किस तरीके से बनाई जाती हैं, पहली लेयर में क्या डालेंगे, दूसरी लेयर में क्या डालेंगे, वो सब चीज़ें आप वहाँ से देख लेना। जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, स्पेशली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, रिसाइक्लेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, दे कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स, क्योंकि वो डिग्रेड अपने आप से हो जाएंगे इन द ग्राउंड एंड कैन बी लेफ्ट फॉर नेचुरल ब्रेक डाउन। कबाड़ी वाला, रग पिकर्स, ये सब क्या करते हैं, ये उठा उठा के लेके जाते हैं मटेरियल्स को और अलग अलग चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं कि भाई कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो फिर वो जो नहीं है बायोडिग्रेडेबल, उसमें प्लास्टिक होगा, उसके अंदर मेटल होगा, उसको वो रिसाइकल में वापस डाल देते हैं। पेपर होगा, पेपर फिर से रिसाइकल हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? कबाड़ी वाले जो होते हैं हमें अपनी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीबैंड।
पॉलीबैंड एक तरीके का मटेरियल है स्पेशलाइज, जिसमें क्या किया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट जो होगा ना हमारा, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें प्लास्टिक को डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल आती है हमें प्लास्टिक को डिस्पोज करने में। तो पॉलीबैंड क्या है, पॉलीबैंड में उस जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, फाइन पाउडर उसका बना दिया जाता है। उस फाइन पाउडर को मिक्स किया जाएगा बिटुमिन के साथ, कोयले की टाइप के साथ, और पॉलीबैंड जो है मिक्सचर बनाया जाएगा। पॉलीबैंड एंड बिटुमिन वैन ये कहाँ यूज़ करेंगे, सड़कें बनाने में। तो ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है जो कि सड़कें बनाने में यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे सिटीज़ में ये यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसका फाइन पाउडर बना के उसको कोयले के साथ, चारकोल के साथ मिलाया जाएगा और फिर उससे सड़कें बनाई जाएंगी। बिटुमिन जिसकी रोड्स बनती हैं, काला काला जो होता है, उसके अंदर हम पत्थर डाल डाल के रोड्स बनाते हैं, तो उसकी जगह पर यहाँ पर प्लास्टिक को क्रश करके डाला जाएगा, राइट। फिर दूसरी बात आती है, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है, जिसको जो कि एक इन्फेक्शियस वेस्ट है, उसको डिस्पोज कैसे करेंगे, उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसको केमिकल ट्रीट किया जाता है, तब जाके हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हमने उसे सीधा डिस्पोज कर दिया तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, राइट। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की। ये सारी चीज़ें तो हमने बात की। देखिए मैं सिर्फ एक एक टॉपिक आपको ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। अगर हम इस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो एंडलेस हो जाएंगे, तो हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो अगर हमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें और इसकी कॉम्पोजिशन पर हम आ जाएँ तो इसकी बहुत डिटेल कॉम्पोजिशन हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या आता है, अनरिपेयरेबल कंप्यूटर्स हो गए, अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गई, सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट हो गया। तो ये क्या करता है, ये बरिड ई वेस्ट आर बरिड ऑन द लैंडफिल और इंसिनरेट किया जाता था। इसको इंसिनरेट करेंगे तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकल सकती है। ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जो डेवलप्ड वर्ल्ड में जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गया, जैसे इंडिया भी ऐसा करता है। हम क्या करते हैं, जैसे यूएस का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है एक्सक्यूज मी, कंट्रीज लाइक ब्राज़ील और ये सब क्या करेंगे, जो यूएस का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसका कारण क्या है, एक तो जैसे मान लीजिए अनयूज कंप्यूटर्स, फोन्स, ये सब हो गए, तो उसके पार्ट्स को खोल के वो कुछ ऐसे मटेरियल उसमें से निकालेंगे जिनका फर्दर यूज हो सकता है, या जो थोड़े एक्सपेंसिव मेटल्स हैं उसको निकाल लेंगे पहले, और बाकी की जो चीज़ें बचेंगी उसको फिर डिस्पोज करना होगा। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, फिर ये उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी जिसने उसको इम्पोर्ट कर लिया, जिसने उसको खरीद लिया है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करती हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड का ई वेस्ट जो है खरीद रही हैं। चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब खरीदते हैं। किसके लिए खरीदते हैं, कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड जो होती है वो उसमें से रिकवर करते हैं। लेकिन जो बाद में जो बचता है ई वेस्ट, उसको डिस्पोज करना फिर भी इन्हीं कंट्रीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपने उसको फिर नहीं किया ठीक से डिस्पोज, या तो आप ही की कंट्री के लोग जो हैं वही हार्मफुल उसके इफेक्ट्स को झेलेंगे। जैसा कि आपने न्यूज़ में रिपोर्ट भी किया होगा कि जो छोटे बच्चे थे वो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक्सपोज हो गए, कैंसर जैसी बीमारियां उनको हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स एंड अदर इफेक्ट्स के बारे में, जो ये भी हम एक पॉल्यूशन का पार्ट है। अब आपने देखा होगा हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। हम इस तरीके के केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे जो है हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर सकते हैं और हमारे को पॉल्यूशन जो है वो एक पॉल्यूशन का पार्ट है और बहुत हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमने क्यों यूज़ करना शुरू किए थे, ये हमने इसलिए यूज़ कर रहे थे हम उनको ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना था, तो ये सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट दीज आर टॉक्सिक। अगेन टॉक्सिसिटी इस लेवल तक हो सकती है कि ब्लाइंडनेस से लेके नर्वस सिस्टम डैमेज से लेके कैंसर से लेके इतने तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या होता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आर टॉक्सिक टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म। जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं उसकी जगह पे छोड़ के नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है उसको भी वो बहुत परेशान करते हैं, जो हमारे सॉइल इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं और सॉइल इकोसिस्टम में एंटर करके बायोमैग्नीफाइड हो जाते हैं हम लोगों के सिस्टम में। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यूट्रोफिकेशन, ये सारे के सारे जो है ये कॉजेज कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का ओवर यूज चल रहा है जिसकी वजह से ये सारे के सारे दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है।
फिर एक कंसेप्ट आता है इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम केमिकल वाले सिंथेटिक जो है बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइजर को यूज़ नहीं करके बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड की जगह हम बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? साइक्लिक है, ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर है। इसमें क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे हमारे खेत के, उन्हीं का जो न्यूट्रिशन है उसी को हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके खेत के साथ साथ आप कैटल्स भी रखते हैं, तो कैटल्स का जो डंग होगा, काउ डंग, उसको यूज़ करके फर्टिलाइजर्स बनाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स बनाए जा सकते हैं और उनको यूज़ किया जा सकता है। बी कीपिंग भी इसी में आता है, डेयरी मैनेजमेंट भी इसी में आता है, वाटर हार्वेस्टिंग भी इसी में आता है, और सीरीकल्चर, इतने तरीके के कल्चर्स हैं वो इसी सब का पार्ट होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इतने सारी चीज़ों को साथ में, पोल्ट्री फार्मिंग भी उसमें आता है, पिग फार्मिंग भी उसमें आता है, इतनी सारी चीज़ों को साथ में यूज़ किया जाएगा। तो एक जो सेक्टर है उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो दूसरे सेक्टर में फर्टिलाइजर का काम करेगा। सिमिलरली मान लीजिए आप कोई चीज़ क्रॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कैटल्स को खिलाने के लिए, तो जो कैटल का जो वेस्ट है वही उसको खाद का काम करेगा, तो वाइसा वर्सा। तो साइक्लिक मोड में क्या होता रहेगा? साइक्लिक मोड में जो एक फार्म प्रोड्यूस है वो दूसरे सेक्टर को हेल्प करती रहेगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिससे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी आपने इतनी बार सुना होगा कि पावर प्लांट में लीकेज हो गई, उसकी वजह से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है वो निकल गई, जिसकी वजह से लोगों की डेथ तक हुई है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो एक्सीडेंटल लीकेज भी उसमें हो सकती है, और कुछ इस तरीके के पार्ट्स होंगे, मतलब जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है, तो अगर उनको ठीक से डिस्पोज नहीं किया तो जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है उसकी सीरियसनेस के बारे में, वो एक्सपोज हो सकते हैं। तो जो रेडिएशंस रिलीज होती हैं न्यूक्लियर वेस्ट से, जो एक्सट्रीमली डैमेजिंग हो सकती हैं, मैंने आपको बताया इमीडिएट डेथ से लेके कैंसर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स, वहाँ चीज़ें हो सकती हैं। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के प्रॉपर तरीके के नॉर्म्स होते हैं, उनको उसी तरीके से डिस्पोज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, नेचर में क्या होगा, बहुत सारी गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, CH4, CO2 एंड CH4 मेनली, ये दोनों गैसेस क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस इनको मेनली बोला जाता है। ओके, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी एक आती है, नाइट्रस ऑक्साइड। 3 गैसेस जो हैं ये मेनली होती हैं, जिसमें से सबसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड है जो मेन कल्प्रेट है। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, और ये वाली गैसेस भी ट्रेस अमाउंट में करती है। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस समझने के पहले आपको ग्रीन हाउस क्या है ये समझना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है, ग्रीन हाउस का नाम पड़ा है ग्रीन हाउस जो प्रॉपर सब्जियां उगाने के काम आता है उससे पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारी अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है। तो जब भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं तो ये क्या होती हैं? ये शॉर्ट वेव होती हैं। क्या होती है ये? शॉर्ट वेव होती हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रही हैं। ओके, अब जो आ रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो शॉर्ट वेव हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर आराम से कर सकती हैं, क्योंकि शॉर्ट वेव के लिए हमारा एटमॉस्फेयर परमिएबल है। बट अब क्या होता है, ये जो आई इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये हमारी अर्थ में एब्जॉर्ब हो गई, कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो एब्जॉर्ब हुई उनकी बात कर रही हूँ, कुछ एब्जॉर्ब हो गई। अब जब हमारी अर्थ इनको एब्जॉर्ब कर लेती है तो रात जब सन चला जाता है तो उसके बाद क्या करती है अर्थ भी स्लो रिलीज करना शुरू करेगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशंस होती हैं, दीज आर लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, सिंस दे आर लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या करेगा? उसको पास करने नहीं देगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस ब्लॉकेज की वजह से ही हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहती है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे घूम गई जैसे ही अर्थ, जहाँ से सन चला गया वो अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है, उसको हमारा एटमॉस्फेयर बाहर नहीं जाने देता और उसको एक ब्लैंकेट की तरह ट्रैप करके रखता है हीट को अंदर। तो उसकी वजह से हमारी अर्थ गर्म रहती है।
जितनी गर्म हमको चाहिए उतनी तो ठीक है, लेकिन ओवर द सेंचुरीज हमने क्या देखा, लास्ट सेंचुरी में हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। अब हमने देखा कि अब क्या हो गया, इतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होने लगी है, अर्थ इतनी गर्म होने लगी है कि वो हमारे लिए अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गया है। तो तब हमने देखा कि भाई कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रही। तो हमें पता चलता है CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर द गैसेज मेनली, जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाती हैं तो हमारा एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म क्यों होता है? क्योंकि ये गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही है। सो दिस इज द रीज़न। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब आप समझ गए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जिसमें कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर, नेचुरली हो रहा है, यहाँ तब तक ठीक है। क्लाउड्स और गैसेस क्या करते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देते हैं, 1/4 को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। जब से ही अर्थ की सरफेस जो है वो क्या करती है, हीट जो है रे एमिट करती है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको बाहर नहीं जाने देती। ये इंफ्रारेड कौन सी रेडिएशन है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ओके, ये इसको बाहर नहीं जाने देती, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। कौन कौन सी मेजर गैसेज है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ इंडस्ट्रियल गैसेज जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रस टेट्राफ्लोराइड, ये सब भी आते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, 5 स्टार। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये गैसेस तो सबको पता है, पहली 2 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये तो 2 सबको पता है, बट आपको लिस्ट में ये सारी गैसेस और हो सकती हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो आपको पहचानना होना सकता है कि आपकी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कॉज करती है, राइट। फिर हम ये ग्रीन हाउस का टॉपिक आप ये समझ गए हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओजोन डिप्लीशन के बारे में। अब ओजोन डिप्लीशन वाला टॉपिक है, मैंने आपको बार बार बताया है कि ओजोन जो है, ओजोन क्या है? ओजोन जो है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल गैस है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है। तो हमारी अर्थ है ये, उसके ऊपर पहली लेयर है ट्रोफोस्फेयर, दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ पे ओजोन मौजूद है तो वो हमें कैसे क्या करती है? वो हमें यूवी रेडिएशन से, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे प्रोटेक्ट करती है, एनवायरनमेंट में उसको नीचे आने नहीं देती। बट अगर ये ही ओजोन यहाँ पे प्रेजेंट हो ट्रोफोस्फेयर में तो ये एक पॉल्यूशन है, राइट। पहले तो ये समझ लो। अब ओजोन डिप्लीशन अगर तो कहाँ की बात हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर की। तो ओजोन कहाँ पे? अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है ओजोन गैस, वो हमारी इनकमिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को सन से जो आ रही हैं उसको स्टॉप कर देती है। जो थिकनेस है ओजोन लेयर की इन अ कॉलम ऑफ एयर, उसको हम नापते हैं डॉब्सन यूनिट में, DU थिकनेस नापते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। डॉब्सन यूनिट में क्या नापा जा रहा है? ओजोन लेयर की थिकनेस को। फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट। तो जो ओजोन जो एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन क्या कर सकती है? एजिंग, स्किन डैमेज, कैंसर तक कर सकती हैं, आंखों को खराब कर सकती है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए, राइट। तो ये उनको ब्लॉक करती है। इस वाले डायग्राम में आप देखिए, ये ओजोन होल को दिखाया जा रहा है। 1979 में ओजोन होल इतना सा था, देखिए बस इतना सा दिख रहा है। 89 में, फिर 10 साल बाद हमने चेक किया तो इतना बड़ा, फिर 2006 में हमने चेक किया इतना ज़्यादा बड़ा, और फिर 2010 में हमने चेक किया, अब ये थोड़ा सा रिपेयर होना शुरू हो गया है। अब 2020 में जो हमने चेक किया उसमें ये काफ़ी हद तक रिपेयर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये रिपेयर? क्योंकि ऐसे कन्वेंशंस बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे, ये सिर्फ हमारे लिए, किसी एक कंट्री के लिए हार्मफुल नहीं है, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए इस तरीके के कन्वेंशंस बनाए गए कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है बंद करो। तो अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसे केमिकल्स हैं, CFC जिसको कहते हैं, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, ओजोन लेयर को तोड़ने के काम करते हैं। तो जो पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विद लेसर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन होल। तो ओजोन होल बना देंगे जहां पे ओजोन की कंसंट्रेशन खत्म हो गई है। अब ओजोन होल पे कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म आप देख लो। पहले देखो, जो भी CFCs क्या करते हैं, ये क्लोरीन, जो भी ओजोन होगी ये क्लोरीन होगा। जो CFC होते हैं वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इस तरीके के एटम्स होते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरीन भी है उसके अंदर, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। तो ये क्या करेगा? ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, और क्या करता है? उसको रिएक्ट करके द क्लोरीन एटम ब्रेक्स अप द ओजोन मॉलिक्यूल,
और उसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन अलग कर देता है। तो मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड आर क्लोरीन एंड क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन करके क्या कर देगा, O3 से उसको तोड़ के O2 बना देता है। तो कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं, CFCs, HFCs, हैलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड किस में है, पेस्टिसाइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे रही हूँ मैं इस चार्ट को, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो अल्ट्रावायलेट रेड्स क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं क्लोरीन अवे फ्रॉम द CFC। पहले तो CFC से क्लोरीन निकल जाता है अलग, और जो ये क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन फिर किससे रिएक्ट करता है, ओजोन से, और ओजोन का ये क्या बना देता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन बना देता है, राइट ये वो कर देता है। तो ये क्या दिखा रहे हो, ये स्टेप में दिखाया गया है। यूवी रेज क्या करती हैं, दे स्प्लिट द CFCs एंड रिलीजेस एटॉमिक क्लोरीन, एंड यूवी रेज ऑल्सो स्प्लिट ओजोन इनटू ऑक्सीजन, ओजोन से ऑक्सीजन बना देते हैं। जो क्लोरीन एटम जो है ट्रैप ऑक्सीजन एटम एंड ओजोन इज नॉट फॉर्म्ड अगेन। तो ये क्या होता है, ये डिप्लीट हो जाता है, इस तरीके से वो डिप्लीट करता है। तो ये मैकेनिज्म है। तो CFC से क्या निकलता है, क्लोरीन, और क्लोरीन जो है ओजोन को स्प्लिट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ये रिएक्शन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके सवाल का पार्ट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार टॉपिक अगेन। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफॉरेस्टेशन, जिसके बारे में सारे बच्चे जानते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो फॉरेस्टेड एरिया था उसके हमने जंगल काट दिया और फॉरेस्ट नहीं बचे। तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वंस। इट इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया। कन्वर्जन, ओके, फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट बना दिया तो हम उसको कहते हैं। मेनली किस वजह से होता है ये, जो पुराने मेथड मतलब जो स्लैश एंड बर्न मेथड है एग्रीकल्चर का, झूम कल्टीवेशन का, उसकी वजह से जंगलों को काट दिया जाता है और उसको प्लेन कर दिया जाता है। लेकिन ये एक पार्ट है, ये कौन कर रहा है, ये आदिवासी लोग कर रहे हैं। जब तक आदिवासी लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटे से पार्ट को काटते हैं, दिस इज लिटिल रॉन्ग। जो सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है वो इंडस्ट्रियल यूज़ की वजह से होता है, या फिर आपकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, ना कि झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन जो आदिवासी लोग कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड एरिया में कर रहे हैं। बेसिकली कैटल ग्रेजिंग, वो भी किस लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, रेजिडेंशियल यूज़ के लिए। ये दोनों बिगेस्ट कल्प्रिट है, ना कि ये, राइट ये आपको समझना पड़ेगा, आप जानते भी होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हो सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उससे हो सकती हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। डिफॉरेस्टेशन पे अगर हम चाहें तो बहुत लंबी बात कर सकते हैं, बट क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, और डिफॉरेस्टेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अपने इन्वायरमेंटल सीरीज में बात करेंगे, जब हम इन्वायरमेंट को एज अ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आज जो है मेरी NCERT सीरीज खत्म होती है। बाय दिस मैंने पूरी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक साइंस NCERT इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको कवर किया है। ये आपके UPSC, स्टेट PCS, आपके असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, EPFO एग्जाम, और आपके बहुत सारे तरह तरह के एग्जाम जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंस। स्पेशली स्टेट PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS, राजस्थान, MP, इस जगह पर तो बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप मेरी साइंस की MCQ सीरीज़ भी देख सकते हैं, उसमें आपको देख के समझ में आएगा साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 8 सवाल डायरेक्ट NCERT से होते हैं। 2 सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, जो साइंस का टॉपिक है। तो उसको भी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको साइंस के बेसिक्स पता है। तो आपके बेसिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिस NCERT सीरीज वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्पेशली रिकमेंड दैट। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये सीरीज फिनिश करके आपको बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ, एंड पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।